ही बीजेपी में सब कुछ तय करता है? क्या संघ ही बीजेपी अध्यक्ष चुनता है? इस सवाल का जवाब जब आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी से जुड़े फैसले लेने में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं होती। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है, अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूँ, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर भी अपनी राय रखी। भागवत ने कहा कि संविधान सम्मत आरक्षण चलते रहना चाहिए और संघ आरक्षण के समर्थन में है। अपने लोगों के लिए कुछ छोड़ना होता है भाई, यही धर्म है ना। परसों धर्म की इसमें उदाहरण दिया मैंने, शिबी राणा ने अपना मांस काट के दिया, तो हम कुछ छोड़ेंगे तब हमारे सब लोगों को मिलेगा, तो इसलिए करो, कुछ बात नहीं, होगा थोड़ा नुकसान। ये जब तक भावना नहीं आती तब इस बात को समझ नहीं सकते। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डेमोग्राफी बदलाव और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बात की। डेमोग्राफी के दुष्परिणामों का जिक्र करते हुए धर्मांतरण को गलत बताया। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तिमोर हो गया इंडोनेशिया में, सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है, और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात हुई उन्होंने, कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब के चाचा उनको कलमा पढ़ाने के लिए अनुयायियों ने कहा तो उनका मना किया उन्होंने, ये नहीं करना है। अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर दोहराया कि सभी का डीएनए एक है, साथ ही घुसपैठ को गंभीर समस्या बताते हुए घुसपैठ को रोकने की बात कही। तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना। मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा कि भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भी एक बताया। भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। जबरदस्ती उस सत्य को नकार कर जो लोग चल रहे हैं उनका क्या हो रहा है? नहीं, हम एक नहीं, हम अलग है, ऐसा मानकर जो अलग हुए, जिस दिन से अलग हुए उस दिन से शुरू कीजिए, इस क्षण तक की हालत देखिए, क्या वो सुखी है? हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह, मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? मौका था आरएसएस शताब्दी व्याख्यानमाला के तीसरे दिन का, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर हमेशा की तरह बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने शोषण मुक्त समता युक्त व्यवस्था की वकालत की और जातिवाद को विकास में रुकावट बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूपी के संभल में हुए दंगे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ आदि के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में बताया गया है कि आजादी के पहले संभल में 45% हिंदू थे, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हुए हैं। इसके पीछे संभल में होने वाले लगातार दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के पहले संभल में 55% मुस्लिमों के साथ 45% हिंदू भी रहते थे। नवंबर के एंड में कमीशन का गठन हुआ था और आज रिपोर्ट सौंपती है। तो सर मतलब करीब 8-8.5 महीने लग गए इस पूरी रिपोर्ट को पूरा करने में, कि अच्छी खासी लंबी चौड़ी रिपोर्ट मान लीजिए सर। बिल्कुल पूरा जो भी इसमें है, सारी कार्रवाइयां उसमें जो भी की हैं कमीशन ने, सब विधिवत उसमें रिकॉर्ड की हैं। संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। पिछले साल हुए दंगों पर रिपोर्ट में भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों की माने तो सोची समझी साजिश के तहत संभल में ये दंगा भड़काया गया था। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन हिंदू मोहल्लों में पुलिस की तैनाती के चलते ये कत्लेआम नहीं हो पाया। बाहर से बाकायदा दंगाई बुलाए गए थे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र बताया जा रहा है कि संभल अब अल कायदा जैसे आतंकी संगठन का अड्डा बन चुका है। अमेरिका ने जिस मौलाना आसिम उर्फ सनाउल हक को आतंकी घोषित किया है, उसका भी संभल कनेक्शन मिला है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? इस तरह की रिपोर्ट पेश करना, मैं समझता हूं, ये दंगा और नफरत फैलाने वाली रिपोर्ट है। संभल में 1947 में वहां की हिंदुओं की जनसंख्या 45 से 50% थी। आज वहां पर 15% रह गई है। आखिर वो 30% हिंदू कहां चले गए? वहां से भय से निकले हैं। 1978 का वो दंगा जब 209 लोग मारे गए थे। संभल में दंगों को लेकर आई रिपोर्ट पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। न्यायिक जांच आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरी तरह से दंगा सुनियोजित था। जो स्थानीय सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने, और जो इंतजामिया कमेटी थी मस्जिद की, उन लोगों ने साजिश रच करके इस दंगे को कराने का काम किया था। जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह के प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। ये जो कमेटी बनाई थी, योगी सरकार ने बनाई थी, तो योगी सरकार जो कहेगी वही कमेटी रिपोर्ट देगी। तो तमाम रिपोर्टों के पीछे, ये इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे मकसद यही है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो। दरअसल साल 2024 में संभल में हुई हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस A.K. जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे, जिनकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई।
गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में शामिल अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने घृणा के राजनीति की शुरुआत की। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए, लेकिन पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द को जनता नहीं सहेगी। शाह ने कहा कि जितना गाली देगी उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर बड़ा बयान दिया है। नित्यानंद राय ने कहा कि हमारी संस्कृति में मां का स्थान सबसे ऊपर है और जो मां का अपमान करता है उसका विनाश निश्चित है। यह है कि जहां माता का अपमान हो वहां विनाश होता है। अपमान करने वाले का विनाश निश्चित है। तेजस्वी जी और राहुल जी, आप रिहर्सल कराकर गाली सुनवाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी को। सीता मां की धरती पर यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। विनाश आरजेडी और कांग्रेस वाले, तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे वैसे नेताओं का भी विनाश होना होगा जो पूजनीय माता जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाले लोग, सावधान हो जाओ, परिणाम तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। गिरफ्तारी हो गई है जिस व्यक्ति ने गाली दिया था प्रधानमंत्री की मां। देखिए, कानून अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन कानून अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन गाली जो प्रधानमंत्री जी के माता जी को दिया गया, उसको यह देश और बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को गलत बताया है। बेतिया में वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि पीएम के खिलाफ इस तरह के बयान की वे निंदा करते हैं और जिसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं कतई सही नहीं मानता हूं। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है और जिसने भी ऐसा कहा होगा, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी से कोई लेन देना उसका नहीं था। यात्रा निकल जाए और बाद में मंच पे कोई चढ़ जाए और बोल दे, जिसने भी कहा गलत का नहीं कहना चाहिए। और संवाद में, चर्चा में, राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग की कोई स्थान ही नहीं है। पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 25 अप्रैल 2024 को पीएम मोदी ने कहा था कि मेरी सबसे विनती है कि कृपया करके आप दुखी मत होइए, गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है कि वे नामदार हैं और हम कामदार हैं। कांग्रेस के शहजादे
अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है, मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। और इस बीच बड़ी खबर, जहां सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी, बड़ी खबर पटना से इस वक्त की, जहां सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से यह धमकी दी गई है। सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सिविल कोर्ट को अभी खाली कराया जा रहा है। मौके पर टाउन डीएसपी पहुंचे हैं। बॉम्ब और डॉग स्क्वाड की भी टीम मौके पर बुलाई गई है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से प्रशासनिक हलचल बढ़ी हुई है। सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिविल कोर्ट को खाली भी कराया जा रहा है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है एहतियातन, और मौके पर टाउन डीएसपी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ बॉम्ब और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है और वहां पर गहन तलाशी भी ली जा रही है। तो सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। अब उस ईमेल की पहचान भी की जा रही है कि आखिर किसने इस ईमेल में यह धमकी भेजी है, कौन उस शख्स से, वहां तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर फिलहाल जो सुरक्षा है सिविल कोर्ट की, वो बढ़ा दी गई है। वहां पर जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी अनहोनी होने से बचाया जा सके। लोगों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।